Madam, sir. Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Please have your seat. हाँ? Thank you, sir. आप किस सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई है? सर मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। वर्तमान में मैं समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके प्रतिफल में आपके सामने आज उपस्थित हूँ। सहायक विकास अधिकारी मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। असिस्टेंट डेवलपमेंट अफसर हैं सर, समाज कल्याण विभाग में, समाज कल्याण वेलफेयर डिपार्टमेंट। अच्छा जी सर। अच्छा, कुछ फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में है कुछ आपका लिंक कुछ इसमें? सर वो हमारे में नहीं आता। मेरे डिपार्टमेंट में जो है सर मुख्यतः पेंशन से रिलेटेड है, गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, शादी अनुदान और जो विधवा निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए पारिवारिक लाभ की योजनाएं हैं। अच्छा अच्छा, आप वैसे ही ये बताइए थोड़ा सा कि रीच टू अनरीच्ड ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिनके पास अभी तक सरकार नहीं पहुंची वहाँ पर पहुंचना जरूरी है। सो वंचित वर्ग, और वंचित वर्ग ये नहीं है कि SC ST ओनली, पर बहुत से और भी हैं। ठीक है, हम एक ये बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब एरियाज, जानते हैं ना आप शेड्यूल ट्राइब एरिया। शेड्यूल ट्राइब एरियाज में अब क्या ऐसा कुछ एरियाज हैं जो कि अब अनरीच्ड नहीं रहे हैं? क्या आप सोचते हैं? सर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारी भारत सरकार बहुत योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी कुछ जगहें हैं जहां पे भी हम नहीं रीच कर पाए हैं। जैसे कि सर एक सेंटिनल आइलैंड है, जिसके बारे में मैं जानता हूं कि वहां पे दूर है, परंतु क्या ये रिव्यू करने की आवश्यकता है? मेरा इतना सा प्रश्न है। जी सर, बिल्कुल सर, इसकी रिव्यू करने की आवश्यकता है, जिसके संबंध में भारत सरकार ने धरती आबा नामक कार्यक्रम चलाया है, जिसके द्वारा जो भी शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई बहन हैं उनके पास सरकारी योजनाएं जो है पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ये तो हम विडोज़ के लिए बहुत पेंशन और ये बहुत देखते हैं, सरकार क्या इस पर भी सोचती है कि भाई उनका भी दोबारा घर बसे? क्या इस प्रकार का प्रोत्साहन कुछ सरकार के पास में है? जी सर। सर निराश्रित और विधवा महिलाओं के लिए सर सरकार ने सामूहिक विवाह और शादी अनुदान का कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की भी शादी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। मतलब उसमें है फाइनेंशियल, उसमें हेल्प की जाती है। क्या सर्वाइवल आपने कुछ ऐसा भी है कि उनका सर्वाइवल क्या रहता है? मतलब सर्वाइवल मीन्स उनका आगे जो लाइफ है वो किस प्रकार के, क्या परसेंटेज है कि वो मतलब शादियां जो है अच्छी निर्वहन करती हैं आगे? कुछ ऐसा आप मॉनिटरिंग करते हैं? सर जो विभाग है हमारा वो सर शादी करवाने तक रखता है, शादी करवाने की व्यवस्था कराता है। तत्पश्चात अगर विधवा महिलाएं हैं और उन्होंने शादी नहीं की है तो उनको हम निराश्रित विधवा पेंशन होता है। मेरा प्रश्न बस ये है कि देखिए, एक स्कीम होती है, उसका थोड़ा सा हमें आगे तक देखना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार विधवा या तलाकशुदा उनकी शादी करने के लिए आपने प्रोत्साहित किया, उनकी शादी हो गई, आगे क्या उनके साथ में कोई इनजस्टिस हो रहा है? एक तो है कि वो अपने आप आए, क्या आपकी भी अपनी मॉनिटरिंग होती है कि क्या उनके साथ में किस प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का सामाजिक वो थोड़ा सा उत्पीड़न ना हो, किस प्रकार का कुछ वो? इस प्रकार का हमारे विभाग द्वारा नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने एक महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है 1070, जिसके माध्यम से अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो अपनी समस्या वहाँ पे वो बता सकती है। अच्छा, आप सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग क्यों बोलते हैं हम लोग? सर इसका जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले डिफेंस इंजीनियरिंग होती थी, मिलिट्री इंजीनियरिंग होती थी, लेकिन जब बाद में देखा गया कि जो सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे ब्रिज हो गया या सार्वजनिक यूज़ की जैसे सड़कें हो गई, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सर वहाँ से उद्गम हुआ कि लोक अभियांत्रिकी का। पहले वहाँ पर मिलिट्री के ही लोग जाते थे, उसके बाद में कुछ थोड़े से गांव भी आगे उनको जोड़ा, उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग हो गई। ओके, अच्छा, आप एक चीज़ बताएं, जो हमारा माइग्रेशन वाला मुद्दा है, स्पेशली ईस्टर्न यूपी से या फिर थोड़ा सा बुंदेलखंड से, कैसे इसको हम लोग अरेस्ट करें, रोकें कैसे? सर पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड है वो उसको आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा पिछड़ा हिस्सा माना गया है, जिसकी वजह से माइग्रेशन का इशू होता है। लेकिन इस संबंध में सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, साथ ही साथ
एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है। और हमारे ब्लॉक स्तर से भी सर जैसे नेशनल रूरल गारंटी मिशन है, NRLM चलता है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते हैं, जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जा रही है। तो बहुत हद तक सर माइग्रेशन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अच्छा, गोरखपुर में एक प्लानिटोरियम है, कौन सा है? सर ये वीर बहादुर सिंह प्लानिटोरियम। ओके, वीर बहादुर सिंह कौन थे? सर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ओके, और वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो एक ताल है ना, और वो ताल भी जो है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है उस ताल का? सर रामगढ़ ताल उसका नाम है। रामगढ़ ताल है। तो क्या कंसर्न्स है वहाँ पे? सर वहाँ पे एक तो सर बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत फेमस है वो। हर साल जो है वहाँ पे बर्ड वॉचिंग का आयोजन कराया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसके माध्यम से जो वाटर स्पोर्ट्स है, कायाकिंग वगैरह, इन सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही सर इसमें टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में एक क्रूज़ को वहाँ पे उतारा गया है, जिसके माध्यम से गोरखपुर में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, अच्छा ये बताइए कि जो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, BRD मेडिकल कॉलेज, अर्लियर वहाँ पे मेरे ख्याल से ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड कंसर्न्स अराइज हुए थे, जिसकी वजह से एंसेफ्लाइटिस, जो जापानीज एंसेफ्लाइटिस, वो भी बहुत बड़ा इशू रहता है। ये बताइए कि जब भी ये सारे मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर जब बच्चे बीमार होते हैं, उसी समय प्रशासन जागता है। अभी आपको लगता है कि हमें प्रिकॉशनरी कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए? जी सर, जो इंसेफ्लाइटिस बीमारी है, ये गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में उसका बहुत बड़ा प्रकोप रहा है। सन 1978 से 2018 के बीच में लगभग 10,000 बच्चों की इससे मृत्यु हुई है। लेकिन इस संबंध में जो हमारी नई सरकार है सर, इसने बहुत बुनियादी कदम उठाते हुए स्वच्छता और सैनिटेशन पर विशेष ध्यान दिया है मिशन दस्तक के माध्यम से, जिसमें स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। इससे हम देख पा रहे हैं कि विगत 8 वर्षों में जो इंसेफ्लाइटिस के केसेस में कमी आई वो लगभग 90% है। और साथ ही साथ सरकार ने पीकू सेंटर, जो पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट्स है, उनका भी निर्माण कराया है। साथ ही साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एम्स गोरखपुर का भी निर्माण कराया गया है, जिससे कि इंसेफ्लाइटिस के केसेस में सर काफ़ी कमी आई है। ओके अच्छा, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, पोस्ट प्रायोरिटीज़? सर प्रथम वरीयता मेरी सर SDM है, दूसरी DSP है और तीसरी ARTO। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि सपोज करिए कि आप किसी जो है ना बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीज़न में एज ए SDM प्रमोट होते हैं। सपोज करिए बुंदेलखंड एरिया है ना, तो वहाँ पर आपके 3 प्रायोरिटी एरियाज़ क्या होंगे एज ए SDM? ये समाज कल्याण का जो आप कार्य कर रहे हैं, उन एरियाज़ को छोड़ के। सर एज ए SDM मेरा ये मानना है कि अगर मेरी पोस्टिंग अगर बुंदेलखंड एरिया में होती है, तो सर्वप्रथम अगर मैं देखूंगा कि ग्रामीण विकास जो है वहाँ पे, वो उसका मैं कोशिश करूँगा कि जो इरिगेशन है वहाँ पे नहीं हो पा रही है। एक वहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, वहाँ के श्री मन्नान अख्तर IAS DM थे, उन्होंने जो चेक डैम्स बनाए थे, उसकी वजह से वाटर लेवल काफ़ी बढ़ा था। तो मेरा ये प्रयास होगा कि उस प्रयास को मैं आगे और बढ़ाऊं, वहाँ पे एग्रीकल्चर की व्यवस्था और जो भी वाटर लेवल है उसको बढ़ाऊं। दूसरा है सर लॉ एंड ऑर्डर भी जो है बुंदेलखंड में, उसको भी सुधारने के प्रति जो भी मेरे पास केसेस आएंगे उनका त्वरित उसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। साथ ही जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं बुंदेलखंड में, देखते हैं कि उसकी वजह से भी कई बार क्राइम बढ़ा है, जो कि चंबल में पहले बढ़ते थे क्राइम, उसका मेन इशू सर लैंड डिस्प्यूट होता था। तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि जो भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनको मैं त्वरित तरीके से अपने स्तर से उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, बता सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? जी सर, सर मैं पूरी तरह मतलब श्योर नहीं। आपने देखा होगा ना कि सीमेंट्स वगैरह बिकती है, उसमें लिखा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जी, मतलब उसके ऊपर कितना लोड जो वो झेल सकता है कॉम्प्रेशन में, सर उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कंक्रीट जो होता है सर, वो कॉम्प्रेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है, और जो स्टील होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। तो जैसे जो हम घरों में जो कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं वो सर जनरली 20 MPa का होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर का होता है। तो वो सर उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो सीमेंट के एडवर्टीजमेंट में उसको क्यों यूज़ करते हैं? सीमेंट में ज़्यादातर ना, जैसे कोई भी ब्रांड है सीमेंट का, उसमें बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जी, क्योंकि सर सीमेंट जो होता है वो
उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। वहीं पे स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा नहीं और ये जो बार्स होती हैं, सरिया होती है, इसमें TMT लगाते हैं शुरुआत में, उसका क्या फुल फॉर्म होता है? होती। सर दैट इज रिलेटेड चाहूँगा टू, सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, थर्मली कुछ करके। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप मान लीजिए किसी क्षेत्र के SDM हैं, सब डिवीज़न के, और आपको ये दिखाई देता है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड्स वगैरह का, वहाँ पे जो जिसने ठेकेदारी से अपना या ठेके पे जिसने रोड ली है, बनाने का कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी ली है, वो 2M दर्जे का मटेरियल यूज़ कर रहा है। उसकी वजह से क्या है कि कई सारे पॉट होल्स हो गए हैं, या फिर अर्लियर भी उसका जो है हिस्ट्री रहा है इस तरीके के रोड्स बनाने का। आप वहाँ पे नियुक्त होते हैं और आपको ये दिखाई पड़ता है, तो अब ऐसे में आप किस तरीके से क्या स्टेप लेंगे ताकि आगे आने वाले जो ठेकेदार हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनके अंदर आपका जो है ना एक खौफ टाइप की चीज़ हो? सर सर्वप्रथम एज SDM मैं वहाँ पे स्थलीय परीक्षण करूँगा। वहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं मौके पर, साइट इंस्पेक्शन होती है, जैसे कोर कटर टेस्ट होता है, उसके माध्यम से मैं DPR से मैच करूँगा कि सही में जो DPR में जो मोटाई थी वो क्या मोटाई सड़क में है या नहीं है। अगर अन्यथा की दृष्टि में सर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि जो फर्म है जिसने ये हील हवाली बरती है उसके खिलाफ मैं ब्लैकलिस्टेड उसको करने का प्रयास करूँ। और आगे सर प्रोजेक्ट के पहले ही मॉनिटरिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि प्रोजेक्ट के बाद जो हमारा सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है वो ना हो। और किसी विभाग को अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे आप? सर एक हम इंडिपेंडेंट जांच करने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट करने के लिए भी हम कई डिपार्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PWD डिपार्टमेंट हो गया, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, इनके भी हम ऑडिट का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप अभी किस पद पर कार्यरत हैं, क्या बता रहे थे? सर मैं समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। किसी समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास पदाधिकारी के लिए और कौन कौन से गुण और होने चाहिए SDM पद के लिए, जहां पॉलिसी मेकिंग शुरू होती है? कौन कौन से और गुण चाहिए? सर जैसे कि मैं सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण में हूँ, तो वैसे तो सर मेरा पद जन संपर्क में है, लेकिन जो नीतिगत निर्णय है, संसाधन आवंटन है या अन्य विभागों से समन्वय है, उसमें मेरा जो रोल है सर वो सीमित है। तो SDM बन के सर ये मैं इस रोल के माध्यम से मैं व्यापक प्रभाव अपने माध्यम से डाल पाऊंगा जनता के वेलफेयर के प्रति। अच्छा, यूपी में काफ़ी सारे सर्किट बन रहे हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में हमें? सर यूपी में कई सर्किट है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, सूफी सर्किट है, जैन सर्किट है। तो इन सर्किटों के माध्यम से सर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो यूपी की कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको भी सर बढ़ावा। क्या भारत को भी इससे फायदा होगा? जी सर बिल्कुल। कैसे? सर जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसकी वजह से जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि हमारा कुशीनगर है सर, वो बुद्धिस्ट सर्किट है, वहाँ पे जापानी टूरिस्ट और कोरियन टूरिस्ट बहुत आते हैं, जिसकी वजह से जापान सरकार ने एक बहुत बड़ा अनुदान जो वहाँ और पे। क्या लाभ हो सकता है? सर एक भारत की छवि भी सुधर सकती है, फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो एक हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा। माफ़ी चाहूँगा सर, इसके आगे मेरा ध्यान नहीं आ रहा है। यूपी के आदरणीय चीफ मिनिस्टर गए हुए थे सिंगापुर और जापान, और वहाँ कुछ समझौते हुए, कुछ लॉजिस्टिक पार्क के बारे में, कुछ डेटा सेंटर के बारे में। ये कहाँ होंगे, किस तरह से हो, कुछ इसके बारे में पढ़े आप? सर मैं पूरी तरह से तो अवगत नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, नोएडा और लखनऊ में डेटा सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है। हमारे बजट में भी इस बार डेटा सेंटर और AI मिशन के लिए 225 करोड़ का आवंटन किया गया है, और इसी संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा सिंगापुर और जापान। लॉजिस्टिक पार्क सर उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे। ट्विन सिटी के बारे में कोई? सर उसके बारे में भी पूरी जो AI है, प्रज्ञा AI, उसका क्या यूज है यूपी में, किस लिए बनाया गया है? माफ़ी चाहूँगा, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। आप इंजीनियर हो, एक केस स्टडी मुझे बताओ। आप मान लो कहीं के चीफ इंजीनियर हो और कोई साइट आपके ही कमांड में है, सारे के इंचार्ज आप हो, वहाँ विजिट करने जा रहे हो और उसी समय कुछ समय पहले एक मजदूर की वहाँ गिर के मृत्यु हो गई है, और वहाँ के मजदूरों में काफ़ी गुस्सा है, और आप उसी समय वहाँ पहुँचे हो, उधर से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या करोगे? सर एज ए चीफ इंजीनियर मेरा सबसे पहला रोल होगा कि जो भी मृतक है, मृतक को तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में उसको पहुंचाएं, और अगर उसकी बॉडी है तो उसको पहले कवर किया जाए, ताकि कई बार उसको भी देख के
एकदम डेड बॉडी को भी देख के जनता का एग्रेशन बढ़ता है, तो उसको ढकने के बाद उसको सीधे मॉर्चुरी या हॉस्पिटल भिजवाएंगे। उसके बाद जो भी डिमांड्स होंगी, जो भी लेबर्स की जो डिमांड्स होंगी, उनको हम सुनेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे और जो भी मौके पर सॉल्यूशन निकल पाएगा। उनको भीड़ को क्या समझाओगे? भीड़ तो आप ही से गुस्सा है, तो क्या समझाओगे उसे? कई बार क्या होता है, भीड़ में कोई ना कोई एक लीडर होता है, हम उसको वार्ता के लिए बुला सकते हैं। क्या वार्ता, मतलब क्या कहोगे उससे? वो तो आप पर गुस्सा है। जी सर, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी आगे जो भी सेफ्टी के नियम होंगे उनको हम ध्यान देंगे और जो भी दोषी हैं उस घटना के लिए उनके खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करेंगे। ओके, थैंक यू। आपके देखिए एजुकेशन किस में बताई आपने अपनी? सर मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग। आपका बहुत बढ़िया ऑरेशन है, यू आर ए वेरी गुड मटेरियल। रिटर्न कैसा हुआ आपका ये? सर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ ना, बिल्कुल ठीक है। आप बस एक काम करिए कि एक तो जॉब रिलेटेड और थोड़ा सा जहाँ पर क्या क्या हो सकता है, वंचित वर्ग आपसे बहुत ज़्यादा मतलब आशा रखता है, आप उसके ऊपर और थोड़ा जो पूछें उसके बारे में तो और आप अच्छे ढंग से बताइए, सो दैट इस तरफ को इंटरेस्ट जगे उसमें। सेकंड, आप थोड़ा सा करंट इवेंट्स को और थोड़ा सा देखिएगा। आप बिल्कुल जो भी उस तरफ की न्यूज़ हैं या थोड़ा सा आप बिल्कुल आपने कुशीनगर वाला जो पॉइंट है इसको आप यदि छेड़ देंगे कहीं पर भी इंटरव्यू में तो उसी पर एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके वो 15 मिनट जो हैं वो पता नहीं लगेगा कब निकल गए और इंटरव्यू आपकी तरफ को मुड़ सकता है। बिल्कुल ढंग से तैयार करिएगा। हमारी तरफ से बहुत ही बढ़िया, यू आर ए गुड कैंडिडेट फॉर दिस, वेरी सीरियस। हल्का ईज रखिएगा फेस में, टेंस मत रहिएगा प्लीज़ आप।